हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ओस्टेट का प्रयोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आदि के बारे में बतलाऊंगा। पहला हेडिंग है ओस्टेट का प्रयोग। ओस्टेट ने सन 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया जिनका उद्देश्य था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे क्या होता है, उसके अध्ययन के लिए यह प्रयोग किया था। इस प्रयोग के अनुसार उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उन्होंने एक चालक तार AB लिया जिसका संबंध एक धारा नियंत्रक, एक बैटरी तथा कुंजी से कर दिया। उन्होंने चालक तार AB के नीचे समांतर में एक चुंबकीय सुई को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तथा परिपथ पूर्ण करने के बाद ओस्टेड ने विभिन्न स्थितियों का अध्ययन किया। पहला, जब कुंजी K को खुला रखा जाता है अर्थात परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात चुंबकीय सुई स्थिर बनी रहती है। दूसरा पॉइंट, जब कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ पूर्ण हो जाता है तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है, जो एंटी क्लॉकवाइज उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट, जब AB में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ाया जाता है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि चालक तार AB में लगे बैटरी के टर्मिनल की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। हेडिंग है ओस्टेट के प्रयोग के निष्कर्ष। ओस्टेट द्वारा किए गए प्रयोगों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते जाते हैं उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। तीसरा, चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। चौथा, जब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा दक्षिण उत्तर दिशा में होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में विक्षेपित होता है। पांचवा, जब चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पूर्व दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ या लौह पदार्थ किसी बल का अनुभव करता है अर्थात चुंबक के प्रभाव का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय सुई से निर्धारित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक CGS पद्धति में गॉस तथा MKS पद्धति में टेस्ला होता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। इसे आप याद रख लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी कभी हमें गॉस में मान दिया रहता है जिसे हमें टेस्ला में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार लिया जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है
जिसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय प्रेरण। किसी चुंबक के समीप कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे की छड़ को ले जाए तो वह कुछ समय बाद चुंबकित हो जाता है, अर्थात कोई चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह कुछ समय बाद चुंबक बन जाता है। छड़ के उस सिरे पर जो चुंबक के ध्रुव के समीप है विपरीत ध्रुव बनता है तथा छड़ के दूसरे छोर पर समान ध्रुव बनता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकत्व। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व यह देखा गया कि मैग्नेटाइट नामक खनिज पदार्थ के टुकड़ों में लोहे के पदार्थ को आकर्षित करने का गुण होता है। ऐसे पदार्थों को चुंबक कहा गया एवं लोहे को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। प्रकृति में मिलने के कारण इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। रासायनिक रूप से यह लोहे का ऑक्साइड ही होता है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा भी चुंबक बनाया जाता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, इस्पात आदि। अतः इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये विभिन्न आकृतियों के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाएं। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा तथा गुण बतलाइए। तो इसकी परिभाषा, यदि एक चुंबक के पास कोई चुंबकीय सुई लाए तो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। यदि चुंबकीय सुई की स्थिति को निरंतर बदलते रहा जाए तो ठहरने की दिशा भी बदलती जाती है। इस प्रकार एक वक्र मिल जाता है जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की रेखा वक्र के रूप में होती है। इन वक्र रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई दंड चुंबक है जिसके सिरे पर दो ध्रुव एन पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा एस पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इनसे चुंबकीय वक्र रेखाएं खींची गई हैं जो एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में मिल जाती हैं। दूसरे शब्दों में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा कहें तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तो एकांक ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। इस बल के कारण यह ध्रुव एक निश्चित दिशा में गति करता है। गति करने के लिए यह जिस वक्र पथ का अनुसरण करता है, इस पर काल्पनिक रेखाएं खींचने पर यह पथ वक्र के रूप में प्राप्त हो जाता है। इन वक्र रेखाओं को ही चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा एक वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती हैं तथा चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव में वापस आ जाती हैं। दूसरा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र जहां अत्यधिक प्रबल होता है वहां बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। चौथा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के स्क्रू पेच का नियम आदि के बारे में बतलाऊंगा, जिसमें पहला हेडिंग है बायो-सेवर्ट का नियम। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए कई प्रयोग किए तथा उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक नियम दिए जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। माना कोई चालक तार है जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के सूक्ष्म अवयव डेल एल से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है।
तो बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान एवं दिशा निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई धारावाही चालक तार है अनंत लंबाई का, उसमें हम एक सूक्ष्म अवयव डेल एल लेते हैं तथा इस डेल एल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तथा इस चालक तार में बहने वाली धारा I है। अतः धारावाही चालक तार की सूक्ष्म लंबाई डेल एल के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है dB वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल कैपिटल I। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सूक्ष्म लंबाई dl के समानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल dl। तीसरा पॉइंट, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान स्मॉल r तथा dl के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। चौथा पॉइंट, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल 1/r²। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इन चारों समीकरण को मिला देते हैं तो dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r² हो जाता है तथा प्रोपोर्शनल जब हटता है तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है जिसका मान μ0/4π के बराबर होता है। अतः dB = μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r², जहाँ μ0/4π एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसका मान 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है तथा μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। दाएं हाथ की हथेली के 2 नियम होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए तथा दूसरा चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो दूसरा नियम मैं आगे बताऊंगा। अभी हम पढ़ते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ की हथेली को खुला रखें तथा इसमें अंगूठा एवं चारों अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो एवं उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम अपने दाएं हाथ को परस्पर चित्र के अनुसार रखते हैं जिसमें चारों उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत है तथा अंगूठा कोई धारावाही चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा में है तथा अंगुलियां बिंदु P जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है उस ओर संकेत कर रहा है। तो उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी हथेली के लंबवत बाहर की ओर होती है जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम की खोज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सन 1861 में किया था।
मैक्सवेल का कार्कस्क्रू नियम यह बतलाता है कि जब हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ से पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम अपने दाएं हाथ द्वारा किसी पेचकस को पकड़कर पेच कसते हैं तथा पेच की जो नोक है वो धारावाही चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बतलाता है। तो अंगूठा जिस दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो चित्र में सर्कल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट रीडिंग है दाएं हाथ की मुट्ठी का नियम। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि हम अपने दाएं हाथ को चित्र के अनुसार मुट्ठी बंद कर ले तथा अंगूठा धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब नेक्स्ट रीडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करना। तो बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए मुख्यतः दो नियम का उपयोग करते हैं। पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दूसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। अब इन नियमों के बारे में आगे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला हेडिंग है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की क्रमशः 3 अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एवं मध्यमा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो अंगूठा जिस ओर संकेत करता है वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तथा इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो अंगूठा जिस ओर संकेत करता है वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए था। अब यहाँ नियम नंबर 2 जो बतलाया जा रहा है वो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए है। तो इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा एवं चारों अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगुलियां जिस ओर संकेत कर रही है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगूठा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की तरफ धक्का देने की दिशा में होगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हम दाएं हाथ की हथेली को चित्र के अनुसार फैला देते हैं तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो उस चालक तार पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी हथेली के लंबवत बाहर की ओर धक्का देने की दिशा में होगा। नेक्स्ट रीडिंग है धारावाही परिनाल का
अर्थात सोलेनाइड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका, जिसे हम इंग्लिश में सोलेनाइड भी कहते हैं, ये होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जिसे बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे से सटाकर लपेट देते हैं। इस कुंडली को परिनालिका या सोलेनाइड कहते हैं। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है तथा इसके कारण इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः परिनालिका को एक चुंबक की भांति प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। परिनालिका में जब धारा प्रवाहित करके इसे चुंबक बनाया जाता है तो इनका अध्ययन करने पर निम्न चीजें प्राप्त होती हैं। पहला, एक सोलेनाइड या परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत धारावाही चालक तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। दूसरा, परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तीसरा, चुंबक के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है तथा ये रेखाएं एक बंद वक्र में होती हैं। चौथा पॉइंट, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर होती हैं, अर्थात परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दो चित्र हैं। जो राइट साइड का चित्र है, कोई परिनालिका बनाया गया है जिसे हम बेलनाकार चीनी मिट्टी या कार्डबोर्ड पर तांबे के कई पृथक्कृत तार को लपेटकर बनाए हैं तथा इसका संबंध एक बैटरी एवं कुंजी के द्वारा कर देते हैं। जब हम बैटरी के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करता है तथा इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो लेफ्ट साइड का फिगर है उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कुछ बल रेखाएं एक बंद वक्र को प्रदर्शित करती हैं तथा परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वह एक दूसरे के समांतर हैं। परिनालिका पर लपेटे गए तार की संख्या विद्युत धारा को बढ़ाती है जिसके कारण चुंबकत्व भी बढ़ता है। अतः जितना अधिक फेरों की संख्या होगी चुंबकत्व का मान भी उतना ही अधिक होता है। अतः इसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह अत्यधिक प्रबल भी होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, परिनालिका पर लपेटे गए तारों की संख्या जितना अधिक होगा उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है। दूसरा, परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान विद्युत धारा पर निर्भर करता है, अर्थात विद्युत धारा का मान जितना अधिक रखते हैं परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना अधिक होता जाता है। तीसरा, परिनालिका में प्रयुक्त चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति नर्म लोहा अत्यधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत मोटर अर्थात इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत यंत्रों तथा विद्युत पंखों, फ्रिज, बाल सुखाने वाला यंत्र, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने का यंत्र आदि में प्रयोग होता है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत मोटर की संरचना। इसमें मुख्यतः 4 भाग होते हैं।
पहला आयताकार कुंडली, दूसरा चुंबकीय ध्रुव खंड, तीसरा विभक्त वलय, चौथा ब्रुश, जिसे हम आगे अच्छी तरह पढ़ेंगे। पहला, विद्युत मोटर में एक आयताकार कुंडली होती है जो एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच लगाया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई कुंडली है ABCD, जिस पर तांबे के कई पृथक्कृत तार को लपेटकर बनाया जाता है। इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों N तथा S के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुंडली के सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों से जुड़े होते हैं। विभक्त वलय को P तथा Q द्वारा प्रदर्शित किया गया है। विभक्त वलय के अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा यह धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q जो कि विभक्त वलय के दो भाग होते हैं, जिन्हें स्थिर चालक ब्रुश X तथा Y से स्पर्श कराते हैं। जैसा कि चित्र में किसी विद्युत मोटर की संरचना को दिखाया गया है। इस चित्र में ABCD एक आयताकार कुंडली है जिसके ऊपर तांबे के कई पृथक्कृत तार लपेटकर बनाया गया है, जिसे हम किसी ध्रुव खंड N ध्रुव तथा S ध्रुव के बीच इस प्रकार रखते हैं कि भुजा AB व भुजा CD एक दूसरे के समांतर है तथा विभक्त वलय P व Q है, जिसका संबंध ब्रुश X तथा Y के द्वारा किया गया है तथा इनसे निकलने वाले तारों का संबंध किसी विद्युत स्रोत तथा कुंजी के द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है विद्युत मोटर की कार्यप्रणाली अर्थात कार्यविधि। जब विद्युत स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ब्रुश X से कुंडली ABCD में जाती है तथा ब्रुश के बिंदु Y से होते हुए परिपथ पूर्ण करता है। कुंडली में विद्युत धारा भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात कुंडली की भुजा AB तथा CD में विद्युत धारा परस्पर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र तथा उस पर लगने वाला बल परस्पर एक दूसरे के लंबवत होता है। जब विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं तो कुंडली की भुजा AB को लंबवत नीचे की ओर ढकेलता है तथा भुजा AB के नीचे जाने पर भुजा CD ऊपर चला आता है। इस आधे चक्र में Q का संपर्क X से तथा P का संपर्क Y से होता है। अब कुंडली में बहने वाले धारा की दिशा बदल जाती है तथा यह DCBA के अनुदिश प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण भुजा CD नीचे की ओर तथा भुजा AB ऊपर की ओर जाने लगता है। यह क्रम परस्पर चलते रहने के कारण कुंडली लगातार वामावर्त दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में अर्थात घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमने लगता है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, किंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा होता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रुश के कुंडली से जुड़ा होता है। अतः कुंडली विपरीत दिशा में घूमती है। यह क्रम बार बार चलता रहता है, जिसके कारण विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल।
जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा के कारण इस कुंडली के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि वृत्ताकार कुंडली कागज तल में रखी हो तो इसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत होगी। वृत्ताकार कुंडली के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। जब कुंडली में धारा दक्षिणावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की तरफ होती है, किंतु जब धारा वामावर्त अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में बह रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। इन दोनों कंडीशन में जो वृत्ताकार कुंडली है वह कागज तल पर स्थित होनी चाहिए। माना कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। अब हम कुंडली को कई छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तथा सभी के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेते हैं। उन सभी चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ दें तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई वृत्ताकार कुंडली है जो कागज तल पर रखी गई है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r तथा केंद्र O है। इस वृत्ताकार कुंडली में I धारा क्लॉकवाइज दिशा में बह रही है तो इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कागज तल के लंबवत होगा। अब इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि को कई छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तथा प्रत्येक भाग की लंबाई dl लेते हैं तथा केंद्र O से इस dl को मिला देते हैं। तो बायो-सेवर्ट के अनुसार सूक्ष्म लंबाई dl के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। बायो-सेवर्ट का नियम आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा हमेशा लंबवत होती है, अतः dl व r के बीच बनने वाला कोण जो होगा वह 90 अंश होगा अर्थात θ = 90 डिग्री। अब थीटा का मान समीकरण 1 में रख दे तो sin θ बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा मिल जाता है dB = μ0/4 पाई I dl/r²। इसी प्रकार वृत्त की परिधि पर बांटे गए सभी सूक्ष्म लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं और पूरे खंड के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो B = 0 to 2 पाई r dB। अब dB का मान हम यहाँ रख देते हैं। dB का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं μ0/4 पाई I dl/r²। उसको रख दिए। अब इसमें μ0/4 पाई I/r² नियतांक होता है जो कि बाहर आ जाता है। तो मिल जाता है B = μ0/4 पाई I/r² इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r dl। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, l का पावर 0 ले लेते हैं। अब l के पावर 0 का जब समाकलन करते हैं तो l के पावर 0 + 1/0 + 1 मिलता है अर्थात इसे सॉल्व करने पर l हो जाता है। तो हमारा मिल जाता है μ0/4 पाई I/r² ब्रैकेट में स्मॉल l 0 to 2 पाई r। 0 हम नीचे लिखते हैं और 2 पाई r ऊपर लिखते हैं। अब इनके मान को हम रख देते हैं तो हमारा सॉल्व करने पर मिलता है B = μ0/4 पाई I/r² ब्रैकेट में 2 पाई r - 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे
तो हमारा हो जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाता है और पाई से पाई और 2 से 4 को काट देते हैं, जो कि 2 बार में कट जाता है। सॉल्व करने पर मिलता है म्यू 0 अपॉन 2 आई अपॉन आर। यदि फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 आई कैपिटल N अपॉन स्मॉल r, जो कि हमारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हेडिंग है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। इसमें हम 2 स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। पहला है परिमित लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब परिमित लंबाई होता क्या है उसे जान लीजिए। जिसकी लंबाई हम आसानी से ज्ञात कर सके अर्थात उसे हम नाप सके, उसे हम परिमित लंबाई का तार कहते हैं। अब इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। माना कोई परिमित लंबाई का चालक तार AB है जिसमें I धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है। चूंकि चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, अतः इस धारा के कारण इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चालक तार AB के लंबवत कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तार AB को कई छोटे छोटे भागों dl में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना ज्ञात कर लेते हैं तथा बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इन सभी छोटे छोटे भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई परिमित लंबाई का चालक तार AB है जिसमें I धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है तथा इस चालक तार के लंबवत कैपिटल R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। बिंदु P से A व B को आपस में मिला देते हैं जो क्रमशः φ1 व φ2 कोण बनाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तथा इस चालक तार को कई छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग की लंबाई dl लेते हैं। मान लिए चित्र में EF dl लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। E और F को हम बिंदु P से मिला देते हैं जो क्रमशः φ तथा d फाई कोण बनाते हैं तथा बिंदु E से हम रेखा FP पर एक लंब EG डाल देते हैं तथा सूक्ष्म लंबाई dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार सूक्ष्म लंबाई dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन 180 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, अर्थात उसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चित्र से क्योंकि बिंदु E से रेखा FP पर हम लंब EG डाले हैं, अतः त्रिभुज EGF में EG बटे EF इक्वल टू साइन थीटा, तो EG बराबर हो जाएगा EF साइन थीटा। EF का मान हमें मालूम है dl और साइन थीटा, तो हमारा इक्वल टू मिल जाता है dl साइन थीटा। अब त्रिभुज EPG में EG बटे EP इक्वल टू साइन d फाई, तो EG इक्वल टू EP साइन d फाई। EP का मान स्मॉल r है
वो रख देते हैं। तो हो जाएगा Eg इक्वल टू स्मॉल r साइन डी फाई। अब Eg का दो मान निकाले हैं, एक dl साइन थीटा और दूसरा r साइन डी फाई। dl साइन थीटा की जगह हम स्मॉल r साइन डी फाई रख देते हैं। तो सॉल्व करने पर हमारा मिल जाता है dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू स्मॉल साइन डी फाई बटे स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाता है। चूंकि डी फाई कोण बहुत छोटा है, अतः साइन डी फाई की जगह सिर्फ डी फाई लेते हैं। तो हमारा मिल जाता है dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन स्मॉल r। अब त्रिभुज EPQ से स्मॉल r बराबर कैपिटल R बटे कॉस फाई। तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R अपॉन कॉस फाई रख देते हैं। तो हमारा मिल जाता है dB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन कैपिटल R। अतः जो हम dB का मान ज्ञात किए हैं वह सूक्ष्म लंबाई dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है। अतः पूरे चालक तार AB के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हो B इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से फाई 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल R कॉस फाई डी फाई होगा। चूंकि यहाँ माइनस फाई 1 लिया गया है क्योंकि यह नीचे के डायरेक्शन में है, अतः इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा मिल जाता है B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल R और कॉस फाई का जो समाकलन होता है वह साइन फाई होता है। तो हो जाएगा ब्रैकेट में साइन फाई और माइनस फाई 1 से फाई 2। अब दोनों का मान रख देते हैं। तो हमारा मिल जाता है B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल R ब्रैकेट में साइन फाई 2 माइनस साइन ब्रैकेट में माइनस फाई 1। अब साइन माइनस थीटा बराबर जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमारा मिल जाता है B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल R ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। नेक्स्ट पॉइंट है अनंत लंबाई के सीधे वाई चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। चूंकि हम परिमित लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर चुके हैं, अर्थात B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल R ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। चूंकि जब यह तार अनंत लंबाई का होता है तो फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 या 90 अंश लेते हैं। अतः फाई 1 व फाई 2 के मान रख देते हैं। तो B इक्वल टू मिल जाता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन कैपिटल R ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 90। चूँकि हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, तो हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी उन्हें जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अतः सूत्र में जब यह मान रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं तो अनंत लंबाई के कारण पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह हो जाएगा B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन कैपिटल R। अब 4 को हम 2 से काट देते हैं तो 2 बार में कट जाता है। तो हमारा मिल जाता है B इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल R, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट रीडिंग है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उस दशा में वृत्ताकार कुंडली कागज तल पर स्थित था, जबकि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं तो उसमें वृत्ताकार कुंडली कागज तल के लंबवत रखा जाता है। मान लिए कोई स्मॉल a त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली के कारण इसके केंद्र से स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। कुंडली द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण थीटा है तथा कुंडली का व्यास AB जिसकी लंबाई स्मॉल l जो 2a के बराबर होती है। वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए हम कुंडली को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेते हैं तथा सभी को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमें बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाता है। चित्र में बिंदु A व B दो सूक्ष्म दूरियां लेते हैं जिनका मान dl होता है और उन्हें जब हम बिंदु P से मिला देते हैं तो A व B का बिंदु P से जो दूरी होता है वह स्मॉल r होता है। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार सूक्ष्म लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a तथा केंद्र O है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। बिंदु P को जब A से मिलाते हैं तो शीर्ष पर बना कोण थीटा होता है। वृत्ताकार कुंडली को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं तथा A पर स्थित सूक्ष्म भाग dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB डैश है तथा इस चुंबकीय क्षेत्र को हम दो घटकों में वियोजित करते हैं जो x अक्ष के क्षैतिज घटक dB डैश साइन फाई तथा ऊर्ध्व घटक dB डैश कॉस फाई में वियोजित करते हैं। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित सूक्ष्म लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB होता है जिसे हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं। चूंकि कॉस फाई वाले घटक dB कॉस फाई तथा dB डैश कॉस फाई समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में है, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम 0 से 2 पाई a तक समाकलन कर देते हैं। क्योंकि कुंडली की परिधि 2 पाई a है, अतः बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह अतः B = इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a dB साइन फाई। अब बायो-सेवर्ट के अनुसार जो dB का मान होता है वह μ0/4 पाई IDL/r²। चित्र AOP में जो हमारा साइन फाई का जो मान होता है वह a/r के बराबर होता है, अतः हम रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r μ0/4 पाई IDL/r² इंटू a/r। अतः B = इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r μ0/4 पाई IDL/x² प्लस a² इंटू a/x² प्लस a² का पावर 1/2। चित्र से हम r का मान ज्ञात कर लिए हैं। r का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए हैं जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अतः चित्र से जो स्मॉल r बराबर होगा वह x² प्लस a² के बराबर होगा। अतः इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा मिल जाता है इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a μ0/4 पाई IA/x² प्लस a² का होल पावर 3/2। क्योंकि यहाँ पे x² प्लस a² एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस a² का पावर 1/2। चूँकि समान आधार की जब संख्याएं आपस में गुणा होती हैं तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये मिल जाएंगे 3/2। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मिल जाता है μ0/4 पाई IA/x² प्लस a² का होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई a dl। चूँकि यहाँ पे
जो इंटीग्रेशन के अंदर है वहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, तो वहाँ हम l का पावर 0 मान लेते हैं, जिसका समाकलन l हो जाता है तथा उसमें 0 और 2 पाई a का मान रख देते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू 2 पाई a। अब 2 से 4 को काट देते हैं तो 2 बार में कट जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। तो सॉल्व करने पर हमारा मिल जाता है b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, जो वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर केंद्र से स्मॉल x दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, जिसे आप अच्छे से याद रख लेंगे। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो बिंदु P पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 आई कैपिटल N ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। नेक्स्ट हेडिंग है हेल्महोल्ट्ज कुंडली। हेल्महोल्ट्ज कुंडली होती क्या है उसके बारे में जान लीजिए। कोई ऐसी दो वृत्ताकार कुंडली जो समान अक्ष पर स्थित हो तथा जिनके आकार आपस में बराबर हों तथा ये दोनों कुंडली एक दूसरे से अपनी त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित हो तथा दोनों कुंडलियों में समान धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार की कुंडली के युग्म को हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहते हैं। अब इसे समझने के लिए साइकिल के दो पहिए ले लीजिए जिनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों। अब इन दोनों को एक दूसरे से उनकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित रख दें तथा उन दोनों पहियों में समान धारा प्रवाहित की जाए, तो यह जो हमारा बनेगा यह हेल्महोल्ट्ज कुंडली बनती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दो वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है तथा ये दोनों एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर स्थित हैं तथा इनमें समान धारा समान दिशा में प्रवाहित की जाती है, तो ये कुंडली हेल्महोल्ट्ज कुंडली कहलाती है। हेल्महोल्ट्ज कुंडली की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में भी जान लीजिए। जहां हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है वहां हम हेल्महोल्ट्ज कुंडली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोनों कुंडलियों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह समान होता है। अर्थात नियत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हेल्महोल्ट्ज कुंडली बहुत ही प्रयोग में लाई जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि दोनों कुंडलियां एक ही स्टैंड पर लगी हैं, जिससे इनको सेट करने में परेशानी न हो तथा इन दोनों के मध्य जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह नियत रहे तथा दोनों कुंडलियां समांतर तल में स्थित हैं, अर्थात वे आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं। दोनों श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि कुंडली में समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित की जा सके। हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि दोनों कुंडलियों द्वारा कुंडली के मध्य में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, अतः दोनों कुंडलियों के मध्य कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों कुंडलियों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है। अतः किसी एक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह B इक्वल टू म्यू 0 इंटू 4 इंटू आई इंटू एन बटे अंडर रूट 125 इंटू कैपिटल R। अब यहाँ पर जो I है वह कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है तथा कैपिटल N कुंडली में फेरों की संख्या तथा कैपिटल R कुंडली की त्रिज्या है। चूंकि दोनों कुंडलियां समान परिमाण के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अतः दूसरी कुंडली के कारण भी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अतः दोनों कुंडलियों के मध्य उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान 2b के बराबर होगा। अतः हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य भाग में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान Bt इक्वल टू म्यू 0
इंटू 8 इंटू आई इंटू एन अपॉन √125 इंटू कैपिटल आर के बराबर होगा, जो कि आपका सूत्र है। स्टडिंग है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। जब किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान न हो तो उस धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम बायो सेवर्ट के अनुसार नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अतः इस स्थिति में हम एक दूसरे नियम को प्रयोग में लाते हैं जिसे एम्पियर का नियम कहते हैं। एम्पियर के नियम की परिभाषा। इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अर्थात लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा उस पथ से गुजरने वाली धाराओं के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू μ0 समेशन I, जहाँ समेशन I का तात्पर्य है इसमें बहने वाली धाराएं जो परिवर्तित हो रही हैं उनका अलग अलग μ0 के साथ गुणा करके जोड़ दिया गया है और μ0 सभी में कॉमन है इसलिए μ0 को आगे लिखा गया है। तो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू μ0 समेशन I। अब ये सूत्र आता कैसे वो जान लीजिए, अर्थात उत्पत्ति। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना कोई XY तार है जो कागज तल के लंबवत रखा गया है जिसमें हम I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करते हैं। इस तार के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ मान लेते हैं जिसका केंद्र O है तथा इस पथ पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि अनंत लंबाई के तार के कारण स्मॉल r दूरी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वह B इक्वल टू μ0 I अपॉन 2πr। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर B तथा dl वेक्टर एक ही दिशा के अनुदिश होते हैं। अतः चुंबकीय क्षेत्र के पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर। अब चूंकि हम जानते हैं दो सदिश जिनका अदिश गुणन हो रहा है उसका सूत्र होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन B dl cos थीटा। चूंकि ये दोनों E तथा dl एक ही दिशा के अनुदिश है अतः इनके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो 0 अंश होता है। तो हमारा हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन B dl cos 0 का मान 1 होता है अतः हमारा सॉल्व करने में मिल जाएगा B लाइन इंटीग्रेशन dl। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं लाइन इंटीग्रेशन dl बराबर वृत्तीय पथ की लंबाई अर्थात 2πr, अर्थात जब हम dl का समाकलन करते हैं तो वह वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर आ जाता है जो 2πr होता है। समीकरण 2 में B तथा लाइन इंटीग्रेशन dl का मान रखने पर अतः B लाइन इंटीग्रेशन dl इक्वल टू B का मान हम ऊपर निकाले समीकरण 1 में μ0 I अपॉन 2πr इंटू लाइन इंटीग्रेशन dl का मान निकाले हैं 2πr। 2πr से 2πr कैंसिल हो जाता है तो हमारा मिल जाता है B लाइन इंटीग्रेशन dl इक्वल टू μ0 I, जो कि हमारा सूत्र होता है। नेक्स्ट हेडिंग है अनंत लंबाई की परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एन इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनाइड। किसी आदर्श परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहता है जबकि इससे बाहर अधिक दूरी पर शून्य होता है। अतः
किसी आदर्श सोलेनॉइड या परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उसकी गणना हम कर लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई लंबी परिनालिका है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इस परिनालिका के भीतर एक आयताकार बंद पथ ABCD मान लेते हैं, जिसकी भुजा AB परिनालिका की अक्ष के अनुदिश तथा भुजा BC एवं AD लंबवत भुजाएं तथा भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर समांतर भुजा है। अतः इस भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, उसकी गणना हमें करना है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, कोई एक आदर्श परिनालिका है जिसके भीतर कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी हमें गणना करना है तथा इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य है। इस परिनालिका में एक आयताकार बंद लूप ABCD ले लेते हैं, जिसका कुछ भाग परिनालिका के बाहर तथा कुछ भाग परिनालिका के भीतर स्थित है। भुजा AB परिनालिका की अक्ष के समांतर, जिसकी लंबाई x है। परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। चूंकि AB की लंबाई x है एवं n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो अतः AB भुजा में कुल फेरों की संख्या nx होगी। तो एम्पियर के नियम से लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 I, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। I आयताकार पथ द्वारा घिरी है, अतः इसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसे हम विस्तृत रूप में लिखते हैं लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर बराबर लाइन इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर B डॉट dl वेक्टर प्लस लाइन इंटीग्रेशन B टू C वेक्टर B डॉट dl वेक्टर प्लस लाइन इंटीग्रेशन C टू D वेक्टर B डॉट dl वेक्टर प्लस लाइन इंटीग्रेशन D टू A वेक्टर B डॉट dl वेक्टर। अब चूंकि यहाँ पे जो दिया गया है, जो भुजा AB है परिनालिका के अंदर है, अतः dl और वेक्टर B के बीच बनने वाला कोण 0 अंश है, जबकि भुजा BC एवं AD भुजा लंबवत भुजाएं हैं, तो वेक्टर B और dl के बीच बनने वाला कोण 90 अंश है, जिसका मान 0 हो जाता है तथा भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर भुजा है, जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान नगण्य है। अतः इस पूरे आयताकार बंद पथ के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl बराबर लाइन इंटीग्रेशन A टू B dl। अब चूंकि B हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आता है, तो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl बराबर B इंटीग्रेशन A टू B dl। अब dl का जब समाकलन करेंगे तो परिनालिका में जो AB भुजा है उसकी लंबाई अर्थात x के बराबर आता है। अतः हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर बराबर bx, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। एम्पियर के जो नियम से था लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 I, इसे हम समीकरण 1 माने हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से bx बराबर μ0 I हो जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड आपस में बराबर है, तो राइट साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा। तथा परिनालिका में बहने वाली धाराओं का जो योग है समेशन I इक्वल टू NXL है। अतः Bx इक्वल टू μ0 NXL
x से x कैंसिल हो जाता है, अतः B बराबर म्यू जीरो एन एल, जो कि हमारा सूत्र है। नेक्स्ट हेडिंग है टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड होता क्या है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। कोई ऐसी लंबी परिनालिका जिसे मोड़कर एक वृत्ताकार आकार दे दिया जाए, अर्थात दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो ऐसी बनी आकृति को टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड एक खोखले छल्ले की आकृति का होता है जिस पर अत्यधिक तार के फेरे लपेटे गए होते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई वृत्ताकार छल्ला या वलय है जिस पर तार के कई फेरे लपेटे गए हैं तथा यह एक ऐसी परिनालिका होती है जिसे एक वृत्ताकार आकार दे दिया गया है। वास्तविक रूप से टोरॉइड कैसे बनाया जाता है ये चीज दिखाया गया है। कोई वृत्ताकार छल्ला है जिसके ऊपर तांबे के तार लपेट दिए गए हैं तथा इस तार के दोनों सिरों को बाहर निकाला गया है। जब टोरॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, किंतु इसके अंदर खाली जगह में तथा टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। यदि टोरॉइड पर कैपिटल एन फेरे लपेटे गए हों तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान स्मॉल आई हो तो इस धारा के कारण इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू जीरो समेशन आई, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि b तथा dl के बीच बनने वाला कोण थीटा हो तो इंटीग्रेशन b dl cos थीटा बराबर म्यू जीरो आई। चूंकि b और dl दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं अतः इनके बीच बनने वाला कोण थीटा इक्वल टू 0 अंश होगा तथा टोरॉइड में बहने वाली कुल धारा समेशन आई इक्वल टू एन आई के बराबर होगी। अतः इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू जीरो एन आई, डी एल का जो समाकलन करते हैं वह 2 पाई आर के बराबर होगा, जो कि वृत्त की परिधि के जिसका मान ऊपर रख देते हैं। अतः b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो एन आई, अतः b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर। चूंकि वृत्तीय पथ की लंबाई 2 पाई आर है तो पूरे लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर 2 पाई आर स्मॉल n होगी। कैपिटल N का मान उपरोक्त समीकरण में रख देते हैं। अतः b इक्वल टू म्यू जीरो आई इंटू 2 पाई आर इंटू स्मॉल n बटे 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाता है तो हमारा मिल जाता है b इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, जो कि टोरॉइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। नेक्स्ट हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारा के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इस क्षेत्र में कोई आवेश Q स्मॉल v वेग से गति करता है तो आवेश पर दो बल कार्य करते हैं। पहला चुंबकीय बल बराबर q भी b तथा दूसरा विद्युत बल बराबर q e। अतः आवेश q पर लगने वाले कुल बल का मान इन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। अतः कुल बल F बराबर चुंबकीय बल प्लस विद्युत बल, अतः कैपिटल F इक्वल टू क्यू भी बी प्लस क्यू कैपिटल E। इस बल के बारे में सबसे पहले H.A. लॉरेंज ने बताया था, अतः इस बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चूँकि विद्युत बल का मान नगण्य होता है, चूँकि वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण
आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल QE भी बहुत कम होता है, अतः इसे हम नगण्य मान लेते हैं। तो चालक पर जो लगने वाला कुल बल होगा F इक्वल टू QVB होता है, जो कि हमारा सूत्र होता है, जिसे हम लॉरेंज बल का सूत्र भी कहते हैं। यदि स्मॉल v तथा चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के बीच का कोण थीटा हो तो आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है, जहाँ Q चालक पर आवेश की मात्रा, स्मॉल v आवेशित कण की चाल तथा कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र होता है। तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कई नियम पढ़ चुके हैं, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताए गए हैं, इसे आप देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं लॉरेंज बल की परिभाषा। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्षेत्र द्वारा कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, जिसका मान F इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल F इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। यदि आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है तो V तथा कैपिटल B के बीच बनने वाला कोण जो होता है वह शून्य होता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो साइन थीटा का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात साइन थीटा बराबर साइन 0 और साइन 0 का मान हमारा शून्य होता है। उपरोक्त फार्मूले में इसका मान रख देते हैं, तो F इक्वल टू QVB साइन 0 अर्थात F इक्वल टू QVB इंटू 0, अतः F इक्वल टू 0 अर्थात जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अर्थात सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान शून्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है। इस स्थिति में कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, अर्थात V तथा B के बीच बनने वाला कोण 90 अंश होता है, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर साइन 90 अर्थात साइन 90 का मान 1 होता है। तो जो सूत्र है हमारा F इक्वल टू QVB साइन थीटा, इस सूत्र में साइन थीटा के स्थान पर हम 1 रख देते हैं, तो हमारा मिल जाता है F इक्वल टू QVB इंटू 1 अर्थात F इक्वल टू QVB। अतः इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि जब कोई आवेशित कण के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो इस स्थिति में कण पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, जो F इक्वल टू QVB के बराबर आता है। अतः इस स्थिति में कण बल के कारण एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। अब चूंकि कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल तथा चुंबकीय बल का मान आपस में बराबर होता है। कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में गति ही करेगा जब उस पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले चुंबकीय बल या लॉरेंज बल के मान के समान होगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई आवेशित कण प्लस Q चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो क्षेत्र के कारण इस पर कार्य करने वाला बल F के कारण यह एक वृत्ताकार मार्ग में गति करने लगता है, अर्थात क्षेत्र द्वारा लगने वाले चुंबकीय बल या लॉरेंज बल के कारण कण पर कार्य करने वाला अभिकेंद्र बल क्षेत्र द्वारा लगने वाले
चुंबकीय बल या लॉरेंज बल के समान होता है। अतः अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र हमें कक्षा 11 में बताया गया है। यदि कोई आवेशित कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, वेग स्मॉल v तथा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r हो तो अभिकेंद्र बल बराबर mv²/r होता है तथा चुंबकीय बल या लॉरेंज बल बराबर qvb। अब चूंकि आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, अतः अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल के बराबर होगा। अतः mv²/r बराबर qvb। v से एक भी कट जाता है तो हमारा बच जाता है mv/r बराबर qb। अतः यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो r बराबर मिल जाता है mv/qb। ये हमारा फॉर्मूला है। इस सूत्र से हम एक और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। v/r बराबर स्मॉल q कैपिटल B/m। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तथा उसका कोणीय वेग ओमेगा हो तो रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध होता है v=r ओमेगा। इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं ओमेगा बराबर v/r। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यदि कण की आवृत्ति न्यू हो तो हम जानते हैं कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2πν। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से v/r बराबर स्मॉल q कैपिटल B/m ओमेगा बराबर 2πν बराबर qb/m होगा। यदि आवेशित कण वृत्तीय पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में कैपिटल T समय लेता है तो T बराबर 2π/ओमेगा बराबर 1/ν बराबर 2πm/qb। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण पर गति करता है। यदि आवेशित कण किसी कोण पर गति करता है अर्थात वह 0, 90 या 180 अंश के अतिरिक्त किसी कोण पर गति करता है तो आवेशित कण कुंडली मार्ग में गति करता है अर्थात वह पूरी तरीके से वृत्ताकार नहीं होता है। जैसे आपका स्प्रिंग होता है उस तरह गति करने लगता है। अर्थात जब आवेशित कण क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसके वेग को हम 2 घटकों में वियोजित कर देते हैं। क्षेत्र का समांतर घटक बराबर v cos थीटा तथा क्षेत्र का लंबवत घटक v sin थीटा में वियोजित किया जाता है। अतः कुंडली मार्ग में वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb तथा कुंडली पथ का आवर्तकाल t इक्वल टू 2πm/qb। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है पथ का पिच। एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ का पिच कहते हैं, जिसे स्मॉल p से वेग का समांतर घटक इनटू आवर्तकाल। वेग का समांतर घटक v cos थीटा होता है तथा आवर्तकाल t बराबर 2πm/qb बताया गया। अतः स्मॉल p बराबर 2πmv cos थीटा/qb जो कि हमारा सूत्र होता है पथ के पिच का। नेक्स्ट हेडिंग है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग आवेशित कणों को उच्च वेग में त्वरित करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज सन 1934 ईस्वी में E.O. लॉरेंज एवं M.S. लिविंगस्टन ने की थी। जबकि संरचना पर शोध कर रहे थे तो उन्हें आवश्यक ऊर्जा के आवेशित कणों की आवश्यकता हुई। इस आवश्यक ऊर्जा के आवेशित कणों को पूरा करने के लिए उन्होंने साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया। नेक्स्ट हेडिंग है सिद्धांत। जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके बार बार गति कराई जाए तो आवेशित कण त्वरित हो जाता है।
जिसके कारण उसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है रचना। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह आपका साइक्लोट्रॉन का वर्किंग चित्र है, जिसमें कोई दो डी आकार के अर्धवृत्ताकार डीज को दो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र N और S के बीच रखा गया है। इसमें दो डी आकार के अर्धवृत्ताकार धातु के दो पात्र D1 व D2 लगे होते हैं, जिन्हें हम डीज कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दोनों डीज के बीच कुछ खाली स्थान होता है। दोनों डीज के बीच एक उच्च प्रत्यावर्ती विभव लगभग 10⁵ वोल्ट तथा उच्च आवृत्ति 10 से लेकर 15 मेगा साइकिल तक का लगाया जाता है, जिससे दोनों डीज के बीच उच्च आवृत्ति का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तथा यह संपूर्ण व्यवस्था दो प्रबल चुंबकों के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है क्रिया विधि। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, दो डीज D1 व D2 है, जिनका संबंध उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज से किया गया है। चूंकि दोनों डीज उच्च प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न करने वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से किया गया है, अतः हर आधे चक्कर में डीज की ध्रुवता आपस में बदल जाती है, जिसके लिए इनमें एक दोलक लगा होता है। माना S कोई धनावेशित कण है। प्रारंभ में D1 धनावेशित तथा D2 ऋणावेशित है। क्योंकि S पर रखा धनावेशित कण D2 की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र इस डीज के तल के लंबवत है, अतः कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। जैसे ही धनावेशित कण आधा चक्कर पूरा कर लेता है, डीज की ध्रुवता आपस में बदल जाती है। अब D1 ऋणावेशित हो जाता है तथा D2 धनावेशित हो जाता है। तो इस आधे चक्र में धनावेशित कण की ऊर्जा में Q भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण यह कण डीज D1 की ओर आकर्षित होने लगता है एवं जिससे इसकी ऊर्जा में Q की वृद्धि हो जाती है। अतः एक चक्कर पूरा करने के बाद धनावेशित कण की ऊर्जा में कुल वृद्धि 2Q भी हो जाता है। यह घटना बार बार दोहराई जाती है, जिसके कारण कण की ऊर्जा के साथ उसका वेग भी बढ़ता रहता है। वेग में वृद्धि होने के कारण उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। जब वृत्तीय पथ की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाता है, तो धनावेशित कण साइक्लोट्रॉन में बने द्वार से बाहर अर्थात विक्षेपक प्लेट से बाहर निकल जाता है। जब प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति डीज के अंदर आवेशित कण की परिक्रमण आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो इसे साइक्लोट्रॉन की अनुनादी स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है साइक्लोट्रॉन की गणितीय विवेचना, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ साइक्लोट्रॉन। चूंकि साइक्लोट्रॉन में धनावेशित कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने पर अभिकेंद्री बल कार्य करता है और यह अभिकेंद्री बल उस कण को चुंबकीय क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb होता है। यदि कण का रेखीय संवेग p हो, तो हम जानते हैं p बराबर mv। अतः उपरोक्त समीकरण में p का मान रखने पर r बराबर p/qb, अतः आधा चक्कर पूरा करने में लगा समय अर्थात T/2, चूँकि T बराबर हम जानते हैं 2πr/v, तो T/2 बराबर πr/v। अब r का मान यहाँ हम रख देते हैं, तो हमारा मिल जाता है πmv/qb। v से v कैंसिल हो जाता है, तो हमारा बचता है
पाई एम बटे क्यू बी। एवं जब पूर्ण चक्र का आवर्तकाल ज्ञात करना होता है तो टी बराबर 2 पाई एम बटे क्यू बी हो जाता है। कण की आवृत्ति स्मॉल एफ बराबर 1 अपॉन कैपिटल टी। अब कैपिटल टी का मान यहाँ रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है एफ बराबर क्यू बी बटे 2 पाई एम। नेक्स्ट पॉइंट, कोणीय वेग का मान ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू क्यू बी बटे 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता है तो हमारा मिल जाता है क्यू बी बटे एम। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहला, साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों को ही त्वरित कर सकता है, अर्थात यह किसी अनावेशित या निरावेशित कण को त्वरित करने में असमर्थ होता है। दूसरा, यह इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, अतः ये कम ऊर्जा ग्रहण करने पर भी बहुत अधिक वेग से गति करते हैं। तीसरा, एक निश्चित सीमा से अधिक आवेशित कणों को ऊर्जा नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोट्रॉन के उपयोग। यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। पहला, इसका उपयोग नाभ की संरचना का पता लगाने में किया जाता है। इसके लिए धनावेशित कणों को त्वरित कर इनकी ऊर्जा में वृद्धि करके उनको नाभिक से संघट्ट करवाया जाता है। दूसरा, साइक्लोट्रॉन का उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थ बनाने में किया जाता है। एक्टिव पदार्थ का उपयोग विभिन्न रोगों के निवारण में किया जाता है, अतः इसका चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग है। तीसरा, इसका उपयोग करके धनावेशित कणों को त्वरित कर या ऊर्जा में वृद्धि करके ठोसों में डालकर ठोसों के गुणों में सुधार किया जाता है तथा ठोस पदार्थों के गुणों का भी अध्ययन किया जाता है। शेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। चूंकि हम जानते हैं कि तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा किसी चालक तार को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार में उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस लॉरेंज बल या चुंबकीय बल के कारण तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में एक अपवाह वेग से प्रवाहित होने लगते हैं तथा किसी चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक बल का अनुभव करता है। लॉरेंज बल होता क्या है उसके बारे में भी जान लीजिए। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण के चलने की दिशा के लंबवत होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई स्मॉल एल लंबाई का चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर स्थित है, तो इस चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र B के कारण एक बल आरोपित होता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया था, कोई चालक छड़ था जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया था जिसकी लंबाई L तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक तार के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो चालक तार पर उत्पन्न कुल आवेश का मान Q इक्वल टू NE कैपिटल A L होगा। अतः पूरे चालक तार पर लगने वाला बल लॉरेंज बल के सूत्र से F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। चूंकि हम Q का मान निकाल चुके हैं जो NEAL के बराबर है, अतः F इक्वल टू NEALVB साइन थीटा, जहाँ N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कैपिटल L
चालक तार की लंबाई, स्मॉल v अनुगमन वेग, कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र है। तो अनुगमन वेग तथा धारा में जो संबंध होता है I इक्वल टू NEAV के बराबर होता है। अतः NEAV बराबर I रखने पर तो हमारा मिल जाता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा। यदि चालक तार एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 0 हो तो अर्थात थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 0 का मान हमारा 0 होता है। तो F इक्वल टू ILB साइन 0 रखते हैं अर्थात F इक्वल टू ILB इंटू 0 सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मिल जाता है F इक्वल टू 0 जो कि न्यूनतम मान मिलता है। अर्थात जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वह सबसे कम होता है। यदि चालक तार व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश हो अर्थात चालक तार को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो थीटा बराबर 90 अंश लेते हैं। तो सूत्र से F इक्वल टू ILB साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है तो हमारा सॉल्व करने में मिल जाता है F इक्वल टू ILB। अर्थात जब चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो इस पर कार्य करने वाला जो बल होता है वह अधिकतम कार्य करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब चालक तार क्षेत्र के लंबवत है तो बल अधिकतम प्राप्त होता है तथा जब चालक तार क्षेत्र के समांतर है तो बल का मान 0 मिलता है अर्थात न्यूनतम या कोई बल कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट हेडिंग है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल या एम्पीयर का नियम अर्थात मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसा कि हम जानते हैं जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई दो चालक तार है A व B। हम पहले चित्र A में बात करते हैं। इसमें बहने वाली धारा क्रमशः I1 व I2 है तथा इनकी दिशा समान है। इन तारों के बीच जो दूरी होती है वह स्मॉल d लेते हैं। चालक तार A में बहने वाली धारा I1 के कारण चालक तार B पर एक बल F2 कार्य करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र B1 उत्पन्न होता है, जबकि चालक तार B में बहने वाली धारा I2 के कारण चालक तार A पर बल F1 तथा चुंबकीय क्षेत्र B2 उत्पन्न होता है। तथा दूसरे चित्र में दोनों चालक तार A व B में बहने वाली धारा I1 व I2 की दिशा विपरीत लेते हैं, जिसके कारण इनमें उत्पन्न बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। जबकि पहले चित्र में दोनों बल एक दूसरे की ओर कार्य करते हैं। माना दोनों तार A व B परस्पर एक दूसरे के समांतर स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं तथा दोनों तारों में बहने वाली धारा क्रमशः I1 व I2 है। चित्र A में दोनों धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं, अतः दोनों तारों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। जबकि दूसरे चित्र में दोनों तार में बहने वाली धारा I1 व I2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अतः इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अतः तार A के कारण स्मॉल d दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2 पाई d। B1 की दिशा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। चूंकि तार B में I2 धारा प्रवाहित हो रही है तो स्मॉल l लंबाई में तथा यह तार A के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो तार A के कारण B पर लगने वाला बल F2 इक्वल टू I2 LB। B का मान हम निकाल चुके हैं μ0 अपॉन 2 पाई I1 अपॉन d, तो उसका मान यहाँ रख देते हैं तो हमारा मिल जाता है μ0 इंटू L
I1 I2 बटे 2 पाई डी। ठीक इसी प्रकार बिंदु बी में प्रवाहित होने वाली धारा I2 है, अतः चालक बी के कारण स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु ए पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर म्यू 0 I2 अपॉन 2 पाई डी। B2 की दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी, अतः चालक तार B के कारण चालक तार A पर उत्पन्न चुंबकीय बल F1 इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 इंटू L अपॉन 2 पाई डी। अतः एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, अब इधर राइट साइड में जो L इंटू हो रहा है उसे हम नीचे ला देते हैं तथा बल को हम कैपिटल F से ही दिखाते हैं, तो हमारा मिल जाता है F अपॉन L इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी, जो कि हमारा फॉर्मूला है। उपरोक्त सूत्र में यदि I1 इक्वल टू 1 एम्पियर तथा दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर 1 मीटर ले, तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F अपॉन L इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। म्यू 0 अपॉन 2 पाई का मान 2 गुणे 10 के घात माइनस न्यूटन प्रति मीटर होता है, अतः F बाई L बराबर 2 गुणे 10 के घात माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। इस सूत्र से एम्पियर की SI परिभाषा दी गई है। तो एम्पियर की SI परिभाषा होता क्या है उसके बारे में जान लीजिए। निर्वात में स्थित 1 मीटर दूरी पर रखे दो चालक तार द्वारा प्रति एकांक मीटर की लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय बल का मान यदि 2 गुणे 10 के घात माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर है, तो तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।